Morning everyone, welcome to IS Mind. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. So guys, today I discuss about chapter number 8. Chapter name motion. Motion means गति. तो आखिर ये गति चैप्टर में आपको क्या क्या बताया जाने वाला है, डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में आज जानने वाले हैं. सो चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं. आपको पता है विराम क्या होता है, गति क्या होता है, जैसे कि रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम जो लोग जाने तो काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं. आइए चले जानते हैं. विराम, आखिर विराम होता क्या है? तो जब कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ अपरिवर्तित रहती है तो वस्तु विराम अवस्था में होती है. ठीक. गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु की जो स्थिति है वो समय के साथ परिवर्तित होती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है. ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. अगर दूरी और विस्थापन की हम लोग बात करें कि दूरी और विस्थापन क्या होता है, मतलब दूरी और विस्थापन की हम डिटेल्स में जानेंगे कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. तो गति के दौरान जो वस्तु होती है, गति के दौरान वस्तु द्वारा प्रयोग की गई जो भी पथ है, जो भी कुल लंबाई है, उसे तय की गई दूरी बोलते हैं, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम उसे बोलते हैं. ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. अब वस्तु की जो भी प्रारंभिक जो भी अंतिम स्थिति के बीच की जो भी न्यूनतम दूरी है उस वस्तु को हम विस्थापन बोलते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है, जैसे कि जो विस्थापन अगर है तो विस्थापन कभी भी एक तरीके से तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकती है. अगर हम बात करें कि आपकी वस्तु की चाल क्या होती है, तो वस्तु की चाल आपकी कितनी होती है, अगर इसके बारे में बात करें, मतलब समय इकाई की समय जो भी वस्तु है उसके द्वारा तय की गई जो भी दूरी है उसको हम चाल बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं. ठीक. अब जो चाल का जो भी एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, ये भी यहाँ पे आपको समझ लेना है. अब वस्तु की औसत चाल क्या होती है, मतलब एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता है. तय की गई जो कुल दूरी है और कुल जो समय का अनुपात है उसको हम औसत चाल बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको समझ लेना है औसत चाल के बारे में. आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इसकी औसत चाल निकालिए कितनी होगी. अगर आपको इसको निकालना है तो आप किस तरीके से इसको देखेंगे, आप अपना फोकस यहीं रखेंगे वीडियो पे. औसत चाल यहाँ पे आपने लिखा इज इक्वल टू कुल दूरी उसकी कितनी है ये यहाँ पे आपको राइट करना है. बट्टे में आपको डालना है कुल समय और उसके बाद आप इसको इजीली हल कर सकते हैं. अगर हम लोग बात करें वस्तु के वेग के बारे में तो आप यहाँ पे भी इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे वस्तु के वेग के बारे में. तो जैसे कि एक निश्चित दिशा में चाल को एक तरीके से हम वेग कहते हैं. अब जो औसत वेग होता है कि औसत वेग कुल एक तरीके से कुल विस्थापन और जो भी ये आपका समय के अनुपात भी उसको कहा जा सकता है. औसत वेग कैसे निकालेंगे आप, तो आपका आएगा औसत वेग. ठीक. और इज इक्वल टू कुल विस्थापन हो गया. कुल विस्थापन के बाद आपका कुल विस्थापन क्या है वो आप यहाँ पे राइट करेंगे. देन आप बट्टे में लिखेंगे कुल समय. ठीक. तो आप इसका फॉर्मूला है और आप इसे इजीली इसको हल कर पाएंगे. ये भी यहाँ पे आपको समझ लेना है. अब आपका एक वर्ड आता है त्वरण. आखिर ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वर्ड आया. तो त्वरण क्या होता है, मतलब वेग के परिवर्तन की जो दर है, ठीक है, उसको हम एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, त्वरण बोल रहे हैं. अगर हमें त्वरण की बोला जाए तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, ये आपका हो गया त्वरण और इज इक्वल टू आप वेग में परिवर्तन और लिया गया परिवर्तन. आप इन दोनों को यहाँ पे राइट करेंगे, जो भी है कुछ भी हो सकता है. तो तब आपने यहाँ पे राइट किया परिवर्तन है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है. और उसके बाद से आप लिया गया परिवर्तन यहाँ पे राइट कर सकते हैं, जो भी लिया गया परिवर्तन है. और हम इसको किस तरीके से लिखेंगे ये भी देख लेते हैं. ए इज इक्वल टू फी माइनस यू बटे टी. आप इसको इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं. और जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये यहाँ पर आपको याद रखना है. और यदि त्वरण वेग की दिशा में जो भी दिशा में हो तो आप धनात्मक हो, और या फिर आप वेग के विपरीत दिशा में हो तो उसको ऋणात्मक लिया जाता है.
अगर स्वतंत्र रूप से वो गिर रही किसी वस्तु का त्वरण लगभग कितना होगा, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये भी यहाँ पे आपको समझ लेना है। तो होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और जो भी इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं आप उसके एक बार सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जो भी था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। छोटी छोटी डेफिनेशन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। बाकी का ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। ये समीकरण वगैरह है और जो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। और आप इसका जो भी एग्जांपल्स दे रखे हैं आप उसको निकाल सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो भी इम्पोर्टेंट था, जो भी डेफिनेशन थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो आपका ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 9 चैप्टर के बारे में। सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।